हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच स्टैटिक जीके का प्रश्न लेकर उपस्थित हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज में आज हम आपको ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक है और बायोलॉजी के कुछ टॉपिक के प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं आपको ये पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न पूछा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है, यानी उसके बीच की दूरी जो हो वो कब कम होती है। तो कहने का मतलब सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी जो होती है वो आपको होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। इसमें क्या होता है, वर्ष में एक दिन ऐसा भी होता है जो इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब इनके बीच की दूरी कम होती है उस घटना को हम लोग कहते हैं पेरीहेलियन। क्या कहते हैं, पेरीहेलियन। और हिंदी में इसे कहते हैं उपसर। क्या कहते हैं, उपसर। तो प्रति वर्ष ये घटना होती है आपको 3 जनवरी को। क्या होती है, 3 जनवरी को क्या होती है, घटना होती है जिसे हम लोग पेरीहेलियन कहते हैं। यानी इस दिन वर्ष में एक ऐसा दिन है जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो क्या पूछता है, न्यूनतम दूरी यानी कम कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। क्या होती है, 3 जनवरी को कम हो जाती है। जबकि वर्ष में एक दिन ऐसा भी होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या हो जाती है, अधिक होती है। तो अधिक होती है, इसे हम लोग एपीहेलियन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एपीहेलियन कहते हैं। एपीहेलियन को हिंदी में कहते हैं ऑफशोर। क्या कहते हैं, ऑफशोर। तो ऑफशोर कहने का मतलब उस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और यह घटना वर्ष में एक दिन होता है, यानी ये 4 जुलाई को होता है। यानी 4 जुलाई को आपको एपीहेलियन की घटना होती है और पेरीहेलियन की घटना होती है आपको 3 जनवरी। आइए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्या होता है, तो लंबा दिन जो होता है वो आपको, तो 22 दिसंबर को जो होता है वो आपको ये दक्षिणी गोलार्ध में आपको सबसे लंबा दिन होता है। जब लंबा दिन होगा तो रात वहाँ क्या होगी, छोटी होगी। तो 22 दिसंबर को आपको दक्षिणी गोलार्ध में रात क्या होती है, छोटी होती है और दिन क्या होती है, लंबी होती है। ठीक उसके विपरीत अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को जो होगी वो रात हो जाएगी लंबी और दिन हो जाएगी क्या, छोटी। उसी तरह है कि 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को आपको उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन होती है। यानी दिन की अवधि क्या होती है, ज़्यादा होती है 21 जून को। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में आपको दिन की अवधि लंबी है तो रात की अवधि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी रात की अवधि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक उसके विपरीत अगर पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, जब दिन की अवधि यहाँ ज़्यादा है यानी अधिक है तो रात यहाँ क्या हो गई, छोटी। तो दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसका उल्टा होगा। यानी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में रात जो होगी वो लंबी हो जाएगी और दिन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे और वीडियो को पॉज करके 2 बार ये ज़रूर सुनेंगे और अपने कॉपी में लिख भी लेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले ये सोलर सिस्टम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद इस पर संबंधित कुछ प्रश्न हैं उसको फिर बनाया जाएगा। तो देखते हैं कि ये जो है आपको सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के मुखिया यानी हेड जो होता है वो आपको सूर्य होता है। हेड कौन होता है, तो हेड आपको सूर्य होता है। सूर्य इसमें क्या है, हेड है। और सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह होता है उससे हम लोग कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं, मरकरी जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। और उसके बाद है वीनस। वीनस कहने का मतलब हुआ शुक्र ग्रह। उसके बाद है अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी है। और उसके बाद है आपको मार्स। मार्स की मतलब मंगल ग्रह। इन दोनों के बीच में एस्ट्रॉयड पाया जाता है जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये 4 ग्रह जो है ये पृथ्वी के सापेक्ष इधर रहता है और इसे हम लोग पार्थियन ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, इस 4 ग्रह को। जबकि इसके बाद आता है जुपिटर यानी आपको इसे हम लोग बृहस्पति ग्रह कहते हैं। अष्टर्न को कहते हैं शनि ग्रह। यूरेनस के मतलब होता है अरुण ग्रह। उसके बाद है नेपच्यून और नेपच्यून का मतलब हुआ वरुण ग्रह। तो ये 8 ग्रह है सौर मंडल में और इसका हेड जो है वो आपको सूर्य है। अब पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है। उसके बाद आपको शनि है। उसके बाद आपको यूरेनस है। उसके बाद आपको नेपच्यून है। और 5वां बड़ा ग्रह जो होता है वो आपको पृथ्वी होता है। और 6ठा बड़ा ग्रह जो होता है शुक्र होता है। और 7वां बड़ा ग्रह जो है आपको मार्स है। और 8वां बड़ा ग्रह जो है
वो बुध है। तो इस तरह कह सकते हैं कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह जो है वो पृथ्वी है। कभी कभी पूछ देता है पृथ्वी और बुध के बीच कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी और बुध के बीच जो ग्रह है वो आपको शुक्र है। क्या है? शुक्र है जो है वो आपको पृथ्वी और बुध के बीच है। अब कभी कभी प्रश्न देखते होंगे कि आपको एस्ट्रॉइड कहां पाए जाते हैं, तो एस्ट्रॉइड जो पाया जाता है वो जुपिटर और मार्स के बीच पाया जाता है, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच आपको एक ग्रह क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, खासकर मंगल और बृहस्पति के बीच। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर, जहां पे अभी ये क्या है कि अपने अक्ष पर यानी एक्सिस पर सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह जो है वो आपको है ये जुपिटर। ये मात्र 9 घंटा 56 मिनट में एक बार क्या करता है, अपने अक्ष पर घूम जाता है। अपने अक्ष पर घूमने वाला सबसे तीव्र गति से यही है। और वर्तमान में यहाँ पर सेटेलाइट जो है, इसका उपग्रह जो है वो 79 है। इसका जो उपग्रह है उसे हम लोग गनीमेड के नाम से जानते हैं, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो शनि के पास है, यानी 82 जो है वो शनि के पास है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका डेंसिटी सबसे कम होता है और यह जल में रखने पर लगता है कि ये तैर रहा है। क्या है? तैर रहा है। और इसके सबसे बड़ा जो है वो टाइटन है। क्या है? टाइटन है। और इस सीरीज को अच्छा से देख लेंगे, आगे इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं उसको बनाने का प्रयास करते हैं। और इससे भी अच्छा और इसका एक आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिलेगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का, उसमें भी जाकर देख सकते हैं, जिस पर पूरे अच्छे से इस पर वीडियो है, तो उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर संबंधित कुछ प्रश्न को। जैसे प्रश्न पूछा है कि परिक्रमा के पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन है। तो प्रश्न क्या है कि परिक्रमा के दौरान यानी जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उस समय इसके पास कौन कौन ग्रह होते हैं। तो प्रश्न है पृथ्वी के, तो पृथ्वी के आसपास कौन है, तो आपको वीनस है यानी शुक्र है और मंगल है। शुक्र और मंगल है। तो प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। परिक्रमा पथ पर पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, तो दोनों ओर कौन कौन ग्रह हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मंगल और शुक्र। क्या हो जाएगा आंसर आपका? आंसर क्या होगा? तो मंगल और शुक्र जो है वो पृथ्वी के आसपास है, यानी यहाँ पे पृथ्वी है यानी अर्थ है, तो इधर क्या है? मंगल है और इस साइड में क्या है? शुक्र है। क्या है? शुक्र है। तो इसको यही प्रश्न पूछा कभी कभी मंगल बृहस्पति या मंगल बृहस्पति के बीच में पूछ दे तो एस्ट्रॉइड पाया जाता है। यहाँ आरोही क्रम में पूछ दे तो आरोही क्रम जो हम आपको दिखाए थे वही आरोही क्रम में पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है। ये सब एक सीरीज में है, तो बढ़ते हुए क्रम से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अब प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। तो अभी चर्चा की है अधिकतम दूरी कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। यानी 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है जो अधिक हो जाती है और यह घटना होती है 4 जुलाई को। और इस घटना को हम लोग कहते हैं एपीहेलियन। क्या कहते हैं? एपीहेलियन कहते हैं इस घटना को। इसे कहते हैं एपीहेलियन, हिंदी में कहते हैं ऑफशोर। तो ऑफशोर की घटना जो होती है वो 4 जुलाई को। याद करना बिल्कुल आसान है। और से क्या होता है? ऑफशोर और से अधिकतम। जब अधिकतम दूरी होगी सूर्य और पृथ्वी के बीच, वो घटना कब होगी, तो 4 जुलाई को होगी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन सी है। तो अभी बताए थे कि अगर यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य के बाद क्या है, आपको मरकरी है यानी बुध है, और बुध के बाद क्या है, वीनस है, वीनस के बाद क्या है, अर्थ है। तो प्रश्न पूछा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है। तो यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर क्या है, पृथ्वी। तो यहाँ हो गया मार्स और मरकरी और वीनस। तो मरकरी के मतलब बुध और वीनस के मतलब शुक्र। तो ये इसमें ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन होगा। तो आपको एक शुक्र है और एक बुध है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्न भी देखता है, केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको देते रहता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे और वो जो चार्ट है उसको एक बार अच्छा से देखने का प्रयास करेंगे, तो आपका हमेशा ये याद रहेगा और आपको प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अगला है कि 2 ग्रह जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो 2 ही ग्रह हैं जो है बुध और शुक्र, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है यानी कोई सैटेलाइट नहीं है, बाकी सबके पास है। जैसे कि आप जानते हैं कि शुक्र जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास भी एक है जिसे हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं। उसी की तरह आप मंगल के पास भी 2 हैं, फिबोस और डिमोस।
उसके बाद आप बृहस्पति के पास भी है, तो बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 है। उसी तरह शनि के पास है आपको 82 है। उसके बाद है अरुण के पास, तो अरुण के पास आपको उपग्रहों की संख्या जो है आपको 27 है। उसके बाद वरुण आता है, तो वरुण के पास भी आपको 14 को उपग्रह है। तो इस तरह इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इक्वाइनेक्स का तात्पर्य क्या है? तो इक्विनोक्स का मतलब होता है विषुव। क्या होता है? विषुव। तो विषुव की घटना कब होती है? जब दिन रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। यानी दिन रात अवधि जो समान होती है उसी घटना को हम लोग विषुव कहते हैं। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन रात बराबर होता है। और इसके लिए आपको वीडियो बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। अगला है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन होता है? तो सूर्य जो होता है, जो नाभिकीय संलयन के तहत उसको ऊर्जा मिलती है, जिसमें कुछ गैस है, जिसमें हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है, जिसमें हाइड्रोजन का जो है वो 71% पाया जाता है और उसके बाद हीलियम जो पाया जाता है आपको 26.5% पाया जाता है और 2.5% अन्य गैस पाया जाता है। ये सूर्य के संगठन में, यानी सूर्य के स्ट्रक्चर में इन दोनों गैसों की भूमिका अहम होती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हैली धूमकेतु जो है वो उसका आवर्तकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आपको दिखाई दिया था 1986 में पहली बार आपको दिखाया गया था 6 मार्च को। अब ये दिखाई देगा 2062 में। यानी कब दिखाई देगा? 2062 में ये दिखाई देगा। तो ये कितने वर्ष के बाद दिखाई देगा? तो ये 76 वर्ष, सॉरी आपको 5, तो 76 वर्ष के अंतराल पर ये दिखाई देता है। तो 1986 में दिखाई दिया था, अब अगले बार कब दिखाई देगा? तो ये 2062 में आपको दिखाई देगा। इसको काउंटिंग कर लेंगे, आपको याद 1986 है, 2062 से आपको ये 86 वर्ष घटा देंगे, जो अंतर आएगा इतने वर्ष के अंतराल पर ये दिखाई देता है। और हेली धूमकेतु आवर्तकाल क्या होता है तो इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। उसको एक बार वीडियो को देखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, और इसको क्लास में भी हमने चर्चा किया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? यानी कब इसकी दूरी अधिकतम होती है? तो प्रश्न वही है, केवल स्ट्रक्चर बदला हुआ है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच जो सर्वाधिक दूरी कहने का मतलब जो औसत दूरी जो होता है उससे भी क्या हो जाए? अधिक हो जाए। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। यानी अपसौर कहने का मतलब एपीहेलियन। हमने अभी बताया कि अ से अधिक, अ से अपसौर। तो अपसौर की घटना जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। और 4 जुलाई के दिन जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। ये प्रति वर्ष आपको 4 जुलाई को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि रक्त लाल क्यों होता है? यानी ब्लड जो होता है वो रेड क्यों दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण वो लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार के प्रोटीन है जो आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल में पाया जाता है। और इसका मुख्य काम जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसको याद रखेंगे। और अगले प्रश्न में है कि इनमें से रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्फिग्नोमीटर कहते हैं रक्त दाब को यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो अभी आपको चर्चा की है कि इसका काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थक्का बनाता है यानी रक्त को क्लोटिंग करने का काम करता है वो है फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन जो है ये केमिकल नेम किसका है? तो विटामिन के का है। क्या है? विटामिन के का है, जो रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। यानी आपको विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रक्त की थक्का नहीं बन पाता है। जबकि कुछ प्रश्न है जिसको याद रखना आपको ये कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। और हिपेरिन प्रोटीन जो होता है वो यकृत से उसका तैयार होता है। कहाँ से तैयार होता है? यकृत से। और हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है वो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। जबकि फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वो शरीर में रक्त को जमने में क्या करता है? मदद करता है, इस विटामिन के साथ मिलकर। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। और अगले प्रश्न में देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा ये पहली बार प्रयोगशाला में डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है उसका
आपको संश्लेषण किया गया था। किसके द्वारा? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जानते हैं? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जानते हैं, यानी अनुवांशिकी के बारे में इन्होंने बताया। जबकि डीएनए जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अनुवांशिकी लक्षण यानी जेनेटिक को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। कौन? डीएनए। और डीएनए की एक यूनिट जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जीन कहते हैं। अब कहता है निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो सेल जो होता है वो सेल से ही किसी भी जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। और सेल की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्म होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्म होता है। जबकि सेल की सबसे बड़ी कोशिका होता है उसे हम लोग कहते हैं शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है। जबकि मानव शरीर का सबसे छोटी सेल जो होती है जिसे स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर का स्पर्म, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? उसे न्यूरॉन कहते हैं, जो आपको नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित किससे होती है? तो ये न्यूक्लियस से होती है। किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा इसकी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। न्यूक्लियस कहने का मतलब केंद्रक। क्या है? केंद्रक के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। और इस केंद्रक के बारे में बताए थे, न्यूक्लियस के बारे में बताए थे रॉबर्ट ब्राउन। किसने बताया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में जानकारी दिया था। तो आइए इसको अगले प्रश्न में इसका इमेज है उसे समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल क्या होता है? तो कोशिका भित्ति जो होता है ये केवल आपको ये प्लांट सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है ये कोशिका भित्ति। और ये किसका बना रहता है? तो सेलुलोज का बना रहता है, जिसके कारण इसकी आकार क्या होती है? निश्चित होती है। और ये प्रेम्बल एक झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? प्रेम्बल झिल्ली होती है। उसी को कहते हैं प्रागम्य झिल्ली। क्या कहते हैं? प्रागम्य झिल्ली। जबकि अर्ध प्रागम्य झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। यही है आपका सेल, ये एनिमल सेल है, जिसमें ये जो बाहर वाला देख रहे हैं इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो अर्ध प्रागम्य होता है, जहां से कुछ पदार्थ अंदर जा सकता है, कुछ बाहर भी आ सकता है। जैसे किशमिश का एग्जांपल आपको दे के हमने बताया था, ये जैसे पानी भर देते हैं और इसमें सूखा किशमिश डाल देते हैं तो पानी को अपने से क्या कर लेता है? ऑब्जर्व करके अपने से फूल के क्या होता है? मोटा हो जाता है। तो किशमिश का जो बाहरी झिल्ली है ये भी क्या है? अर्ध प्रागम्य झिल्ली है, यानी सेमी प्रेम्बल है। तो उसको याद रखेंगे। उसके अलावा जो है लाइसोसोम जो होता है, जिसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग कहते हैं। ये जो देखते हैं ये जो है यही है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है कोशिका का, यानी यहीं पर ये श्वसनीय स्थल है सेल का, जहां पर कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जहां से अधिक मात्रा में क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। और इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का शक्तिगिरी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये जो देख रहे हैं यही है आपको न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है जो नियंत्रण करने का काम करता है। ये जितना भी देख रहे हैं सब ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये देख रहे हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम यहाँ भी देख रहे हैं तो राइबोसोम पाया जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है ये राइबोसोम। और राइबोसोम जो होता है अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन का उसे फैक्ट्री कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न इस पर आधारित कौन है। तो कहता है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा? राइबोसोम करेगा। क्या करेगा? राइबोसोम। जबकि गल्जी काय जो होता है, जिसे गल्जी बॉडी कहते हैं, जो जहां पर भोजन या एनर्जी की आवश्यकता होती है वहां पहुंचाने का काम कौन करता है? गल्जी काय करता है। इसलिए हम इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे यातायात प्रबंधक करते हैं, या प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग के नाम से भी जानते हैं। किसको? लाइसोसोम को। यानी लाइसोसोम को इस नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये हो गया आपको लाइसोसोम। और एक नाम सुने हो अभी बताए आपको राइबोसोम। क्या बताएं? राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का अधिक से अधिक मात्रा में निर्माण करता है। ये है लाइसोसोम। और एक है आपको गल्जी बॉडी। क्या है? गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी को हम लोग यातायात प्रबंधक कहते हैं और लाइसोसोम को प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह
कुछ स्टैटिक जी का था, जिस पर ज्योग्राफी का कुछ प्रश्न था आपको खासकर कोशिका विज्ञान से, और उधर था सोलर सिस्टम से, जिस पर हमने चर्चा किया। और नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।